दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्मी लवर यूट्यूब चैनल में। आज है 15 अगस्त और आज स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी की जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाएं 7 अगस्त से प्रारंभ हुई हैं इनकी, और 14 अगस्त यानी कल के दिन तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स के प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं और कितनी शिफ्टों में वो रिपीट हुए हैं, तो आपको डिटेल से कवर कराएंगे। आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन आप साथ में बने रहें, क्योंकि 7 अगस्त से और 14 अगस्त तक जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं सभी की करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से जितने प्रश्न बने हैं सभी हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ कौन कौन से सागर हैं। तो आपको पता है हमारा देश का दक्षिणी भाग क्या है, प्रायद्वीपीय भाग है। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी जिसे वे ऑफ बंगाल कहते हैं और पश्चिम में अरब सागर है। बात करें कि दक्षिण में कौन सा सागर है, तो दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है। अगला प्रश्न, इंफ्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। इंफ्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसे हम सुन नहीं पाते हैं। जितनी ध्वनि की आवृत्ति की ध्वनि हम सुनते हैं सबसे कम, उससे नीचे की जो आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक। अगला प्रश्न है, 1857 में किसे बहादुर शाह जफर द्वितीय की उपाधि दी गई थी। तो 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर की उपाधि दी गई। वह भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्हें विद्रोहियों द्वारा शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया था। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आया, अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 312 है ये अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से संबंधित है। अगला प्रश्न, आज़ादी के समय भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो जो आज़ादी के समय अंतिम वायसराय ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न पूछा गया, तमिलनाडु में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो तमिलनाडु में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अन्नामलाई बायोस्फीयर रिजर्व और पचमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। बात करें भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है, कितने वर्षों का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन वे उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। मतलब जब तक कि कोई दूसरा राष्ट्रपति की पद की शपथ ना ले ले तब तक ये राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर अ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये अनऑफिशियल कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये अनऑफिशियल है, तो इसे ऑप्शन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो यह मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और कल्याण की योजनाएं संचालित करता है, जैसे पीएम आवास योजना ग्रामीण, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मनरेगा आदि। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अग्नमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भारत की पहली एआई न्यूज एंकर का नाम क्या है। भारत की जो पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर है इसका नाम है अंकिता। कंप्यूटर का फुल फॉर्म फिर से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन सा तट है। तो तटों के बारे में अभी पूछा गया था कि कौन से सागर हैं उत्तर, पूरब में, पश्चिम में। तो पूरब, पश्चिम और दक्षिण के बताए थे। अब पूछ रहा है भारत के उत्तर में कौन सा तट है। तो कोंकण तट है भारत के उत्तर में, मतलब उड़ीसा पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है इसे क्या कहते हैं, कोंकण तट। अगला प्रश्न है, जिनेवा में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने किस तारीख को भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में हुई 20 मई 2025 की बैठक में भाग लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। जो मेक इन इंडिया की शुरुआत है ये 25 सितंबर 2014 को हुई। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का प्रमुख उद्देश्य है। बात करें भारत का उत्तरी तट किस प्रकार का है। अभी पूछा गया था कि उत्तरी तट को किस नाम से जाना जाता है। अब अगली शिफ्ट में पूछा गया है भारत का उत्तरी तट किस प्रकार का है। तो जो भारत का उत्तरी तट है जिसे उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है, पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। यह मैदान बंगाल की खाड़ी के समानांतर फैला हुआ है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप किस जलडमरू मध्य से अलग होता है। जो
9 डिग्री चैनल है, यह लक्षद्वीप को मिनी कोय द्वीप से मालदीव से अलग करता है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई पर विशेष जोर दिया गया था। दोस्तों इसमें कुछ अलग से आवाज़ आ रही होगी, क्या है, मैं खजुराहो से हूँ और यहाँ डेली लाइट एंड साउंड शो होता है वेस्टर्न में, तो उसकी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अगला प्रश्न है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज इन विच स्टेट? सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंडमान और निकोबार द्वीप किस जल डमरू मध्य से अलग होते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। फिर से वही प्रश्न पूछा गया कि लक्षद्वीप किस जल डमरू मध्य से अलग होता है? तो 9 डिग्री चैनल से। यह लक्षद्वीप के मिनी कोय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रश्न को 2-2 3-3 बार आपको बताया जा रहा हो। अगला प्रश्न है, DRDO से संबंधित MSLV किससे जुड़ा है? MSLV तो मल्टी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, बहु उपग्रह प्रक्षेपण यान, अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? जो ऑपरेशन सिंदूर है ये रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। ये भी प्रश्न फिर से दोबारा रिपीट हुआ है पेपर में। अगला प्रश्न है, हु रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 78th कांस फिल्म फेस्टिवल? तो ये रॉबर्ट डी नीरो को मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 78वें क्रम का। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है ये लघु कथाओं शॉर्ट पोएम्स का संग्रह है। डेट में किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? द डेट एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हाई जंप में किसे मिला है? तो ये 4 लोगों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके बारे में हम आगे डिटेल में कवर करेंगे कि वो कौन कौन से 4 लोग हैं जिन्हें वर्ष 2025 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। इस प्रश्न का आंसर है प्रवीण कुमार, जो हाई जंप के लिए इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। अगला प्रश्न है, वेयर वाज द ब्रिक्स मीटिंग हेल्ड? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर गए थे, जिसमें ब्राज़ील में जो ब्रिक्स समिट हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहास में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स कौन थे? जोसेफ फ्रांसुआ डुप्लेक्स 1742 से 1754 के दौरान भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल रहा है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये फिर से रिपीट प्रश्न हुआ है, ये प्रवीण कुमार को मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वेयर आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढलानों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप में भी पाए जाते हैं। तो सदाबहार वर्षा वन। अगला प्रश्न है, हिमालय में अल्पाइन क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु रखते हैं? जो हिमालय में अल्पाइन क्षेत्र है, सर्दियों में बर्फबारी और अत्यधिक ठंड, ग्रीष्म में ठंडा और शुष्क, ऊंचाई 3500 मीटर के ऊपर है। अगला प्रश्न पूछा गया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किससे संबंधित है? ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इस सरकारी विभागों और संस्थानों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न पूछा गया था, विषय निर्वाचित मंत्रियों के अधीन और कुछ गवर्नरों के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किससे संबंधित है? इस प्रश्न के बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो ये रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है ग्रामीण युवाओं को। 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19(1)(a) किस अधिकार से संबंधित है? तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें। अगला प्रश्न पूछा गया, डायरार्की का क्या अर्थ है? शासन प्रणाली जिसमें प्रशासनिक शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, योजना ग्रामीण किस से संबंधित है और कब शुरू की गई? यदि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में पूछा गया है तो यह दिसंबर 2000 में शुरू की गई।
ग्रामीण संपर्क बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, हुल हुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सरहुल महोत्सव है, तो सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। इसे हुल हुल के नाम से भी जाना जाता है। यह महोत्सव 1855 के संथाल विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा की महिलाओं से संबंधित है 106वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न पूछा गया, व्हाट डज शिफ्ट प्लस टैब डू इन कंप्यूटर? जब हम कंप्यूटर कीज़ में शिफ्ट प्लस टैब को एक साथ प्रेस करते हैं तब कंप्यूटर में क्या होता है? तो कीबोर्ड शॉर्टकट टैब कुंजी के विपरीत काम करता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे दक्षिणी मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिक मरुस्थल यह सबसे दक्षिण में स्थित और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन 104 किससे संबंधित है? अभी संविधान संशोधन 106 पूछा गया था, अब पूछा गया है संविधान संशोधन 104वां किससे संबंधित है? दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 की जो परीक्षाएं चल रही हैं इनकी हम डेली क्लास लेकर आते हैं और आज हम 8 से 14 अगस्त की जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का एनालिसिस कर रहे हैं। जिनका भी पेपर अभी बाकी है या जिनके दोस्तों का पेपर होने वाला है उन दोस्तों के साथ ये क्लास ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो जो वंदे मातरम गीत है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, इनका उपन्यास था आनंद मठ, उसमें शामिल है वंदे मातरम गीत। अगला प्रश्न, 2025 का अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? जो 2025 का अर्जुन पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश में खेल क्षेत्र में मध्य प्रदेश समेत देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। तो किसी एक व्यक्ति का नाम अगर दिया हो तो ऑप्शन में, तो उसका नाम हम ऑप्शन में बता देते, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 130 में। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द लाइव स्टॉक स्कीम लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी? तो पशुधन संजीवनी या राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे कार्यक्रम 2014 में शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है, वायुस चैट जीपीटी किसका है? तो वायुस चैट जीपीटी इज ओन्ड बाय द विच कंपनी? तो चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है जिसे ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया है। इस चैट जीपीटी के माध्यम से आप जो भी टाइप करेंगे, आप जो भी बोलेंगे, उसका एनिमेशन, उसके नाम से वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार किस अनुसूची में है? जो भूमि सुधार है ये 9वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पशुधन योजना, जिसे अक्सर राष्ट्रीय पशुधन मिशन या विशेष पशुधन बीमा विकास योजनाओं के नाम से जाना जाता है, कब लागू की? तो ये 2014 में लागू की थी। अगला प्रश्न, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? एक प्रकार की बेरोजगारी जो तब होती है जब अर्थव्यवस्था में नौकरी चाहने वालों के कौशल और उपलब्ध नौकरियों के बीच बेमेल होता है, जैसे अभी वर्तमान में हो रहा है। अगला प्रश्न आया था, नाविक की खोज के लिए स्वर्ण पन्नी का प्रयोग किसने किया? तो नाविक की खोज के लिए स्वर्ण पन्नी का प्रयोग अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ये युद्ध अभ्यास है। 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि भारत और अमेरिका के मध्य जो युद्ध अभ्यास होता है इसमें अमेरिका की किस टुकड़ी ने भाग लिया? अब हम करंट अफेयर्स में क्या पढ़ते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास नामक एक्सरसाइज होती है। अब हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ये एक्सरसाइज कहाँ हुई है, भारत की कौन कौन सी टुकड़ियों ने भाग लिया है। अब इसमें और डिटेल से पूछा गया अमेरिका की कौन सी टुकड़ी ने भाग लिया था, तो 11th इन्फेंट्री ने भाग लिया था। बात करें विच इज़ एन आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप के आपको द्वीपों के नाम बताने हैं। अब ये भी डिटेल से प्रश्न पूछा गया, कुछ तो हमें पता है जैसे कावरत्ती, मिनिकॉय, इनका नाम तो हमें पता है, लेकिन अगाती, अंदरोत, अमीनी, बिट्रा, चेतलॉट, कदमत, कल्पेनी, कावरत्ती, किल्टन और मिनिकॉय, बहुत सारे द्वीप ऐसे हैं हमें जिनके बारे में पता ही नहीं। अब ये कावरत्ती क्यों है? क्योंकि राजधानी है। मिनिकॉय क्यों याद है? क्योंकि 9 डिग्री चैनल अलग करती है। अगला प्रश्न, एक रासायनिक समीकरण संतुलन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो क्या होता है? समीकरण के दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को समान करना रासायनिक समीकरण संतुलन कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, राज्य के लिए विशेष उपबंध संविधान के किस भाग में है?
जो राज्य के लिए विशेष उपबंध हैं ये संविधान के भाग 21 में है। लक्षद्वीप के द्वीप समूह में कौन सा द्वीप है? तो ये फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सरकार के जांच के लिए 2 चावल की कौन कौन सी जातियां चुनी हैं? तो सरकार ने जांच के लिए कमला और पूसा डीएसटी चावल वन प्रजातियां जो जातियां हैं चावल की ये चुनी हैं। अगला प्रश्न, 2024 में नागालैंड का 17वां जिला कौन सा बनाया गया है? तो नागालैंड का 17वां जिला मैलूरी को बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारत के कैग से संबंधित है। तो कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 148 में कैग का उल्लेख है। अगला प्रश्न, भारत की 2025 की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो ये 6.4 से 6.7% के आसपास। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2024 T20 प्लेयर ऑफ द मैच एमिलिया केर किस देश की हैं? तो ये न्यूजीलैंड देश की हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो टेहरी बांध है उत्तराखंड में, ये भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन किस योजना से संबंधित है? जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन है इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित आधारभूत संरचना पहुंचाना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना CSS है। अगला प्रश्न, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट होस्टेड बाय। तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसने करी? तो ये विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और कार्नेगी इंडिया ने। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 79 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 79 है इसके अंतर्गत संसद आती है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में वर्णन है। बात करें अगले प्रश्न की, ग्राम पंचायत संविधान की किस अनुसूची में है? तो ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची में जोड़े गए और 12वीं अनुसूची में नगर निगम आदि जोड़े गए। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है ये वायलिन बजाते हैं, वायलिन वादक हैं। अगला प्रश्न, अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के 10 साल के लिए बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करने से संबंधित है 104वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है? जो सिक्किम राज्य है इसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों के साथ लगती है। बात करें अगले प्रश्न की, कुषाण वंश में देवपुत्र को क्या कहा जाता है? कुषाण वंश में देवपुत्र शब्द का उपयोग शासकों के लिए किया जाता है जिसका अर्थ भगवान का पुत्र होता है। अगला प्रश्न है, यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष। तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं अजय कुमार। 104वां संविधान संशोधन, तो इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि लोकसभा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाना और जो एंग्लो इंडियन समुदाय है इसकी सीटों को समाप्त करना है। अगला प्रश्न, 1971 में इंदिरा गांधी ने कौन से कानूनों को समाप्त किया था? 1971 में इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों से संबंधित कानूनों को समाप्त किया था। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक वन आवरण का प्रतिशत कहाँ है? तो ये लक्षद्वीप पे है, आप मध्य प्रदेश टिक मत कीजिए। सबसे ज़्यादा वन पूछे तब मध्य प्रदेश है, लेकिन परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज में क्या होता है, एरिया में जितने वन ज़्यादा होंगे ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, तो एरिया के हिसाब से परसेंटेज में पूछे तो लक्षद्वीप, और वैसे पूछे कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है तो मध्य प्रदेश में। और एक प्रश्न और बन सकता है कि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि दर ये छत्तीसगढ़ राज्य में देखी गई है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की है। 2024 में भारत का नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कर्नाटक है। 2024 के नवाचार सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो स्विट्जरलैंड में। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं कि भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है और कौन सा देश नवाचार सूचकांक 2024 में शीर्ष देशों में है, तो ये प्रथम देश है स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न की बात करें, विश्व का सबसे घना भाग कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे घना भाग है ये मनीला यानी फिलीपींस है। अगला प्रश्न, 1971 में इंदिरा गांधी ने कौन से कानूनों को समाप्त किया? तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि इंदिरा गांधी ने 1971 में प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों से संबंधित कानूनों को समाप्त किया था। अगला प्रश्न, किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है?
तो ये रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया है। ये 2021-22 की बात है, तब रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी थाईलैंड की अध्यक्षता में बैंकॉक में होगी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है? तो ये पहले मौलिक अधिकारों से संबंधित था अनुच्छेद 31। तो ये संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार, लेकिन अब इसे हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न, बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो ये गज सिंह था, यानी हाथी था। अगला प्रश्न, इंग्लैंड के वुलवरहैम्पटन में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, महिला और पुरुष कबड्डी वर्ल्ड कप। अगला प्रश्न, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला प्रश्न पूछा गया, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति और बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, मौलिक अधिकार, लेकिन अब इसे बदलकर क्या कर दिया गया? अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या है? तो ये होता है m1L² T⁻²। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन कौन सी है? तो डेंगू वैक्सीन विकसित की है भारत ने, इसका नाम क्या है? डेंगीऑल। अगला प्रश्न, उदय योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, तो इसका फुल फॉर्म है। नरम दल का मुख्य कार्य क्या था? जो नरम दल है इसका कार्य ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में असफलता का कारण क्या था? तो संगठन और एकता की कमी होना, नेतृत्व का अभाव होना, अंग्रेजों की बेहतर सैन्य शक्ति, अच्छे हथियारों का अंग्रेजों के पास होना 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता का कारण था। बात करें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में, तब प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में भारोत्तोलन में पहले दिन रिकॉर्ड प्रदर्शन करने वाले हर्षवर्धन साहू किस राज्य से आते हैं? तो हर्षवर्धन साहू उड़ीसा से आते हैं। अगला प्रश्न, खेलो बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो ये गज सिंह है। अगला प्रश्न, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये रेलवे की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का 25वां संशोधन किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान का 25वां संशोधन है, ये संपत्ति के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाने से है। जो अनुच्छेद 31 में हमारा मौलिक अधिकार था, उसे 25वें संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार में बदलकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि आप भले ही किसी प्लॉट की ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लें, लेकिन सरकार जब चाहे आपसे वो ज़मीन प्लॉट खाली करा सकती है, क्योंकि अब ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम किस मौलिक अधिकार में आता है? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध है। अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 में क्या है? तो ये बंधुआ मजदूरी के खिलाफ है, अधिकार है। और अनुच्छेद 24 जो है शोषण के विरुद्ध है। जो बाल श्रम है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, इन्हें कारखानों में लगाना अपराध है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ में पी वेव, एस वेव और एल वेव का क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले पी वेव पहुंचती है, ठोस, द्रव, गैस सभी में गति कर सकती है। उसके बाद एस वेव और फिर एल वेव पहुंचती है। वर्तमान में पंचायत रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वर्तमान में पंचायत रैंकिंग में गुजरात राज्य शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला है? जो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है, इन्हें वायलिन के वादक के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और 2025 के जो पद्म विभूषण हैं, ये 7 लोगों को दिए गए हैं। पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्म श्री
113 लोगों को दिए गए हैं। इस प्रकार 139 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में शाही पत्र पढ़ने के लिए कौन सा पद था? तो शाही पत्र पढ़ने के लिए दीवाने इंसा नामक पद था। अगला प्रश्न पूछा गया, कोकी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? जो कोकी विद्रोह है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में पूछा गया, तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नहर है। पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना गया, फिर बाद में इंदिरा गांधी के नाम पर इस नहर का नामकरण किया गया। अगला प्रश्न है, हरियाणा और पंजाब में अधिक पानी के उपयोग का कारण क्या है? तो मुख्य कारण कृषि है, खासकर गेहूं और धान जैसी फसलों की सिंचाई के लिए अधिक पानी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई के लिए किस बांध का निर्माण किया गया? तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसके लिए इंदिरा गांधी नहर और जवाई बांध का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, अनुच्छेद 23 और 24 किस अधिकार से संबंधित हैं? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार में। अगला प्रश्न, बौद्धों का गीता किसे कहा जाता है? तो ये धम्म पद है, इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़कों के संयोजन यानी कनेक्टिविटी को उन्नत करने से संबंधित है। अगला प्रश्न, अधीनस्थ न्यायालय का कार्यक्षेत्र किससे संबंधित है? जो अधीनस्थ न्यायालय है इनका कार्यक्षेत्र जिला और सत्र न्यायालयों की सीमाओं से संबंधित है, मुख्य रूप से दीवानी, आपराधिक, राजस्व मामलों से संबंधित होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, कानूनी अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 301 क्या कहता है? तो संपत्ति का अधिकार केवल कानून के प्रावधान के अनुसार ही किसी को संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। इसके बारे में पहले भी 2-3 प्रश्न आ चुके हैं कि मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? तो अनुच्छेद 31 में था। इसे 25वें संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति से सरकार कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी वापस ले सकती है। अगला प्रश्न, वर्धन किस वंश से संबंधित थे? जो वर्धन थे ये पुष्यभूति वंश से संबंधित थे, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? तो फाइल को जब भी सेव करना होता है तो क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं। अगला प्रश्न है, मेन्यू बार खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? अल्ट की का उपयोग क्या करते हैं? तो मेन्यू बार खोलने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार ग्रहण कर चुके हैं? तो अभी हाल ही में एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्धन किस वंश के शासक कहलाते हैं? तो ये पुष्यभूति वंश के शासक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व में स्थित राज्यों की विशेषता क्या है? अपनी अनूठी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में कौन कौन से? तो मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो ये क्या है? जनजातीय क्षेत्र हैं। तो ये अपनी अनूठी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1947 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में कमी किसके कारण आई थी? तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उद्योगों का विकास बाधित होना, विभाजन के कारण उद्योगों का लोप होना, विदेशी मशीनों का आगमन, इससे जीडीपी में कमी आई थी। अगला प्रश्न, भारत WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना? तो ये 1 जनवरी 1995 को WTO का सदस्य बना। इसके पहले WTO को गेट के नाम से जाना जाता था, जिसका फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता था। अगला प्रश्न, 1991 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति को मजबूत बनाने के लिए कौन से कदम उठाए? मुद्रास्फीति नियंत्रण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, अधिक परिष्कृत मौद्रिक नीति उपकरण अपनाना, वित्तीय क्षेत्रों में सुधार को लागू करना। अगला प्रश्न है, पुलिस और सरकारी अस्पताल दोनों किसके अधीन आते हैं? जो सरकार है पुलिस विभाग गृह मंत्रालय, जबकि सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो जो पुलिस है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत और अस्पताल ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो 21 अप्रैल 1556 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध लड़ा गया उसे पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1991 में के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति को मजबूत बनाने के लिए कौन से कदम उठाए?
मुद्रास्फीति नियंत्रण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, अधिक परिष्कृत मौद्रिक नीति उपकरण अपनाना, वित्तीय क्षेत्रों में सुधारों को लागू करना। 1991 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मजबूत कदम उठाए गए थे। अगला प्रश्न है 2022 से 25 तक केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सी प्रमुख योजना चलाई गई? प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप PMIS योजना चलाई गई। 2025 अगस्त से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI स्कीम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना चलाई गई है। अगला प्रश्न है ड्रोन संबंधी योजना क्या है? 2025 में किस राज्य ने चलाई? तो ड्रोन संबंधी योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने चलाई है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय जनसंख्या का प्राथमिक व्यवसाय क्या था? जो स्वतंत्रता पूर्व भारतीय जनसंख्या का प्राथमिक व्यवसाय था, स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर भारतीय जनसंख्या का प्राथमिक व्यवसाय क्या था? तो ये था कृषि। तो हमारी जो जनसंख्या थी ये किस पर निर्भर थी? कृषि पर। भाई पहले तो गुलाम ही थे, जब आज़ाद हुए तो ऐसा तो है नहीं कि एकाएक मशीनें आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। तो जो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय जनसंख्या का प्राथमिक व्यवसाय कृषि था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो जो माउस है ये इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में डाटा और डेट और टाइम आमतौर पर किस में दिखाई देता है? तो टास्क बार के नोटिफिकेशन एरिया में, जो राइट साइड में बॉटम में एरिया होता है उसमें क्या दिखाई देता है? तो डेट और टाइम दिखाई देता है। अगला प्रश्न 2022 जो प्रश्न कर चुके हैं। अगला प्रश्न है पांडव और राष्ट्रकूट दो अलग अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संस्थाएं हैं। पांडवों और राष्ट्रकूटों से संबंधित प्रश्न था। पांडव महाभारत के पात्र हैं, जबकि राष्ट्रकूट एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। अगला प्रश्न पूछा गया है मन्नार की खाड़ी किसके बीच स्थित है? जो मन्नार की खाड़ी है भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। निम्न में से किस देश के साथ भारतीय स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो भारत जो है श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि भारत और श्रीलंका के मध्य एक विशाल समुद्र है। हिंद महासागर में पाक जलडमरू मध्य इसे अलग करता है। अगला प्रश्न है 2015 तक संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य थे? तो 193 सदस्य थे। भारत में रियासतों के विलय में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 565 रियासतों में से 562 रियासतें विलय करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाकी 3 रियासतें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ गुजरात और हैदराबाद की जो रियासत थी, इनको नेहरू जी के विरोध के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं मिलाया, लेकिन फिर इसको नेहरू जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में मिलाने के लिए राजा हरि सिंह से समझौता हुआ। जूनागढ़ तो ये जनता के द्वारा भारत में शामिल किया गया, और जो हैदराबाद रियासत थी इसे सेना के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है 25वें IIFA अवार्ड 2025 में किसी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये लापता लेडीज ने 25वें आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है मन्नार की खाड़ी किसके बीच स्थित है? मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? पाकिस्तान को प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 7। पल्लव और कुषाण वंश में कौन सी प्रशासनिक सेवा समान थी? तो ये ग्राम प्रशासन। भारत में रियासतों के विलय में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? तो 1856 में। अनुच्छेद 243 भी किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों के गठन से। अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से। अगला प्रश्न है 5 नवंबर को कौन सा त्यौहार है? तो छठ पूजा का पहला दिन, गुरु नानक जयंती। कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। आवेग क्या कहलाता है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन को कहते हैं, जो किसी बल को एक निश्चित समय अंतराल तक लगाने से होता है। अगला प्रश्न पूछा गया हॉर्नबिल त्यौहार। ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है।
अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? तो देखिए 6 भी पूछा, 7 भी पूछा, 8 भी पूछा, नागरिकता पूछी 5 से 11 के बारे में। तो अनुच्छेद 8 क्या है? तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कठपुतली किस राज्य से संबंधित है? तो कठपुतली नृत्य राजस्थान से संबंधित है। जिला स्तर पर किस प्रकार की पंचायत राज व्यवस्था है? तो जिला स्तर पर जिला परिषद कहलाती है। जनपद पर तो जनपद पंचायत कहलाती है। ग्राम में है तो ग्रामीण में तो पंचायत कहलाती है। भारत के गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम के पारित होने के साथ बनाया गया? जो भारत का गवर्नर जनरल का पद है 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया। इस पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया था। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न से आपको ये सीख लेनी चाहिए कि अभी हाल ही में 2022 से 25 तक जितने भी निधन हुए हैं, उन निधनों में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, कब मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, इन सब को आपको रिवाइज करना होगा। जिसकी अभी एग्ज़ाम सिटी नहीं आई है, उसके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि 10 दिनों में ये सभी चीज़ें रिवाइज कर सकें। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में मेमोरी रैम का कार्य क्या है? तो डेटा और निर्देशों के लिए प्राथमिक अल्पकालिक भंडारण के रूप में कार्य करता है, जिसका कंप्यूटर सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है। बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था कि हाई जंप के लिए किस खिलाड़ी को दिया गया, तो प्रवीण कुमार को। मैंने तभी बताया था कि इस प्रश्न को आगे डिटेल करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2025 में 4 लोगों को दिया गया है, जिनमें प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं, गुकेश धमुराजू जिसे डी गुकेश के नाम से जाना गया, ये चेस के ग्रैंड मास्टर हैं, मनु भाकर को शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और हरमनप्रीत सिंह इन्हें हॉकी में बेहतर प्रदर्शन के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न की बात करें तो भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन भाग 12 में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। 25वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 को, जो मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार था, इसे हटाकर कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से प्लाज्मोडियम का कौन सा रूप मलेरिया का कारण है? तो मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम है। अगला प्रश्न, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। प्राथमिक मेमोरी का कार्य क्या है? जो वर्तमान में सीपीयू द्वारा उपयोग किए जा रहे डेटा और निर्देशों तक तीव्र पहुंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स एंड एंड्रॉयड, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। हिंद महासागर में स्थित भारत के पड़ोसी द्वीप देश कौन सा है? तो द्वीप देश बताना है, तो ये क्या हो जाएगा? श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज पूरा कर लिया है? तो भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है, और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बात करें अगले प्रश्न की, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिला अधिकारी यानी कलेक्टर, जिसे डीएम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, 2025 का वैश्विक आर्थिक मंच कहाँ आयोजित किया गया? तो स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में 2025 का विश्व आर्थिक मंच आयोजित किया गया। अगले प्रश्न की बात करें, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 किस राज्य में हुए? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 ये दादर और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप में आयोजित किए गए थे। अब बीच गेम्स हैं तो समुद्र के किनारे ही होंगे, तो ऐसे राज्य जो समुद्र के किनारे हैं तो आपको ऑप्शन से भी टिक कर सकते थे। अगला प्रश्न है, पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो ऑप्शन में तो एक ही तत्व बताया गया होगा, तो नाइट्रोजन जो है पी ब्लॉक तत्व है। अगला प्रश्न है, 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 300A 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इसे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स, तो ये दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में आयोजित हुए हैं।
बर्फ के बीच से तार निकालने पर वह फिर से चिपक जाती है, यह घटना क्या कहलाती है? तो इसे पुनर्हिमायन कहते हैं, रीग्लेशन कहा जाता है। मिजोरम की आधिकारिक भाषा क्या है? मिजोरम की जो आधिकारिक भाषा है ये मिजो है। बात करें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण का मतलब क्या होता है? तो निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी सार्वजनिक संपत्ति या व्यवसाय को निजी स्वामित्व में स्थानांतरित किया जाता है। देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो देवबंद आंदोलन का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। नाइट्रोजन से पूछा गया था, नाइट्रोजन का संबंध किस ब्लॉक से है? तो ये पी ब्लॉक से संबंधित है। दोस्तों जिनका प्रश्न पेपर अभी हाल ही में होने वाला है या जिनकी अभी एग्ज़ाम डेट शो नहीं हो रही है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो अभी भी तैयारी कर सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स को रिवीजन कर सकते हैं जिनसे प्रश्न बन रहे हैं। आज का अंतिम प्रश्न है अमेरिका द्वारा जीता गया आइस हॉकी का खेल जिसमें उपविजेता टीम कौन थी? तो आइस हॉकी का खेल, तो ये कनाडा इसमें उपविजेता थी और अमेरिका इसमें विजेता था। अंतिम प्रश्न, 2025 वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 2025 में लैंगिक अंतर सूचकांक में 131वें स्थान पर है। दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट्स लेवल के क्वेश्चन हैं। अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उसको भी आपके सामने लेकर आएंगे। आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों के पेपर अभी होने वाले हैं उनको ये क्लास ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।